बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसारा नगरसान कबूल कीजिएगा। इसारा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हफ्ता है 8 अगस्त है, 24 सफर और 24 सावन है। हफ्ते का दिन है, वीकेंड है, और जिन लोगों की जिंदगी में वीकेंड आता है वो बड़े खुशकिस्मत होते हैं, क्योंकि वीकेंड उन लोगों को खुशी देता है जो काम करते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको इतना मसरूफ रखे कि जब आपकी जिंदगी में इस तरह के वीकेंड या छुट्टी आए तो आप उसे पूरी तरह इंजॉय करें। बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जो मसरूफ होते हैं। पूछे उनसे जो बेले बैठे हुए ना, उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको ऐसे पॉजिटिव चीज़ों में इंगेज करे, मसरूफ़ करे कि जिसमें आप खुद भी खुशी महसूस करें। खुद काम जिन लोगों की ज़िंदगी में प्लेयर का सबब बनता है ना, वो बड़े खुशकिस्मत होते हैं जो काम करते हैं और अपनी मर्ज़ी का करते हैं और प्लेयर फ़ील करते हैं। जैसे मैं अपना काम करता हूँ, मैं बहुत एन्जॉय करता हूँ। आई लव माई वर्क, आई लव जर्नलिज़्म। मुझे सच बोलना, सच पे खड़े होना, सच के बाद फिर उसके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उन्हें फ़ेस करना अच्छा लगता है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको एक सच्ची, हकीकी, पुरमसरत, आसूदा, इत्मीनान बख्श ज़िंदगी अता फ़रमाए। आपको, आपके बच्चों को एक ऐसी खुशी दे जिसके ऊपर लोग रश करें, हसद ना करें। और अल्लाह ताला आपको हासिदों के हसद से और दुश्मनों के शर से भी महफूज रखे और साजिशों से भी महफूज रखे। मैंने बता दिया आज हफ्ता है, वीकेंड है और ज़रा ढीला ढाला सा दिन है। दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर वन तो इमरान खान साहब का एक पैगाम जो है वो आया है। और ये पैगाम किसके जरिए आया है और कैसे ये आगे बढ़ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने आज आपसे बात करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जो ये पंजाब हुकूमत ने 18 अरब रुपए रखे अब सूबों के लिए, लेकिन अब ऊपर से जो जवाब आया वो ये कि सानू चक्कर देने की लोड़ कोई नहीं। ये जो आप हमें चक्कर दे रहे ना सूबों के जी अब हम बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे, 18 अरब रुपए रख दिए सूबों के लिए, नहीं बल्दियाती इंतखाबात के लिए। ऊपर बैठे हुए लोगों ने उसे ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने के बाद फिर एक मैसेज, तगड़ा मैसेज आया कि भाई सूबे ही बनने, सूबे ही बनने, सूबे ही बनने। और उसके लिए बाकायदा फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गए हैं, डिबेट कराई जा रही हैं कई यूनिवर्सिटीज़ में जो है, उस पर सेमिनार हो रहा है। बिलावल यूनिवर्सिटी के अंदर राना मुनीर अहमद खान साहब ने करवाया, और फिर यह कि मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर इस पर डिबेट हो रही है ताकि ज़रा एक दफ़ा खिचड़ी अच्छी तरह पक जाए। और पकने के बाद वो कहा यह गया है कि जनाब कुछ हो जाए, 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, बनने सूबे ही हैं, और 18 सूबे जो हैं वो बनने हैं। अब इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, मैंने उसके ऊपर बात करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि जनाब अली, ईरान ने जो ये रद्द अमल दिया है, जो हमारा कल मुआहदा हुआ है, और उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि जनाब अली, जो भी मुआहदा हो, वो अगर ईरान सऊदी अरब पे हमला करेगा या उनसे जंग होगी तो ये मुआहदा उसके ऊपर शायद अप्लाई ना हो। अब ये उनका कहना है, ये है कि इब्राहिम रज़ाई मेंबर पार्लियामेंट है, ये उन्होंने कहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ये क्या होंगी। मैं तो मुसलसल एक ही सवाल उठा रहा हूँ कि भाई ठीक है, मुआहदा हो गया। मुआहदा होने के बाद जो मेरे सवाल है, फिर एक सवाल ये भी है कि क्या अगर अब हमारी सऊदी इंडिया से लड़ जंग होती है तो क्या सऊदी अरब और तुर्की हमारे साथ उसी तरह खड़े होंगे जैसे वो हमसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर अब सऊदी अरब पे हमला होगा तो हम उनके दिफा करेंगे? तो मेरा सवाल है, मैं अच्छा है, मैं समझना चाह रहा हूँ, मुझे इसके मुतालिक मैं चाहता हूँ कि मुझे इन्फॉर्मेशन हो, मैं ताकि कॉन्फिडेंस से बात कर सकूँ कि अगर अब इंडिया से हमारी जंग होती है तो क्या सऊदी अरब और तुर्की हमारे साथ इस जंग में हिस्सेदार होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि अभी ये मुआहदा जो सऊदी अरब से दिफा का, ये तो 1967 से चल रहा है। तो अभी जब हमारी इंडिया से जंग हुई थी तो सऊदी अरब ने इसमें क्या कहते हैं, कहीं हमारे साथ नहीं खड़े हुए थे, बल्कि कई ट्रिलियन डॉलर की तो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर उनकी है। तो फिर क्या मैं इसका मतलब यही लूँ कि इस मुआहदे का मतलब सिंपल सिंपल से ये कि हमने हिफाजत करनी है उनकी, उन्होंने कुछ नहीं करना। उन्होंने क्या करना है मुझे नहीं पता। कि हम, तो हमारा वज़ीर आज़म कहता है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र, तो हमें नहीं पता, लेकिन हम वी आर नॉट बेगर्स। हम हमारी उसका अंदाज़ा लगा लें अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहते हैं, हमारी खुशहाली का, कि वज़ीर आज़म साहब अपने तैयारे में गए थे, फील्ड मार्शल साहब अपने तैयारे में गए थे, और इसहाक डार साहब अपने तैयारे में गए थे। ये बात मुझे नहीं पता थी। ये बात कल मैं प्रोग्राम में बैठा था तो रज़ी दादा ने ये बात बताई। रज़ी उर रहमान रज़ी दादा ने, मेरे साथ जो पब्लिक पे प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने ये बताया कि हम इतने खुशहाल हो गए हैं कि हमारे तीनों काबरीन जो हैं वो अलग-अलग तैयारे में गए। हो सकता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा हो, वैसे तो बेहतर ये था कि अगर तीनों इकट्ठे जाते तो एक पेज का तासुर भी ज़रा और मजबूत हो जाता, लेकिन हाँ समहाउ मेरा ख्याल है कि यार तो ये कहते हैं हमारे पास इजाफी तेल, या ये है कि चूँकि तैयारे हैं तो हमें उसे इस्तेमाल भी कर लेना चाहिए। तो वैसे भी सऊदी अरब को और तुर्की को ये मैसेज भी जाना चाहिए कि हम खुशहाल मुल्क हैं, हमारे में हाँ हर शख्स अपना एक तैयारा लेके जा सकता है। दूसरी जानिब ये कि हमारे तो माशाल्लाह इतना आलम है कि 1200 करोड़ का तैयारा हम लेते हैं। अब यहाँ से मैं अब आपको बताऊँ हुआ क्या है, ये सिस्टम कोलैप्स किसने कराया। बिलावल भुट्टो की बात मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि ये जो सिस्टम कोलैप्स कराने की और हुकूमत जाने की और वो एक सफ़ा फटने की बात है, ये हम नहीं कर रहे, खुद उन्होंने की थी। अब कैसे किए हैं मैं आपको बताऊँ। आपने एक माहौल बनाया है। माहौल क्या बनाया कि पहले 1200 करोड़ रुपए के तैयारे के ऊपर डिबेट शुरू हो गई,
कि 1200 करोड़ का तैयारा, फिर कितने करोड़ के उसके ऊपर उसके वो चार्जेस होते हैं जो वो रनवे पे खड़ा होता है, फिर उसके पायलट्स की तनख्वाहें लाखों करोड़ों के अंदर है, फिर उसकी मेंटेनेंस लाखों करोड़ों के ऊपर है। आपने एक चीज बना दी। वाउडा ने फिर कहा कि जनाब अन्नी जी गल नहीं की, इतनी बड़ी करप्शन हो रही है, एक खातून कर रही है कि जब वक्त आएगा तो फर्क होगी, ऐसा लगेगी कि मुन्नी काकियों ने गोद ही लेती है। मैं आ रहा हूं अभी कई सूबे कितने बन रहे हैं 18, और क्या क्या होने जा रहा है, क्या ऊपर बैठे हुए जो लोगों के दिमाग में प्लान है वो क्या है, जिससे इनकी जान मुसीबत में फंसी हुई है। लेकिन पहले सुन ले, ये बात हो गई 1200 करोड़ के तैयारे की बात हो गई। फिर सुथरा पंजाब के अंदर करप्शन के लंबे चौड़े किस्से आ गए। फिर फैसल वाउडा ने बताया कि पंजाब में तो काम इतना चुका गया कि आप सोच नहीं सकते। खातून ने इतने पैसे जमा कर लिए, इतने पैसे पता नहीं कितने जमा कर लेने, उनसे भी ज्यादा कर लिए जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जजीरा खरीदने की कोशिश की थी। मुझे नहीं पता, क्योंकि पाकिस्तान तो वंडी का वालों कुड़ियों वंडी दिशा लाई जाओ, जिसका दिल करता है जो मर्जी उठाए, जितना मर्जी लूटे चला जाए। क्योंकि आज तक लूटने पे पाकिस्तान में किसी को सजा नहीं हुई, आज तक कौमी खजाना लूटने पे और आइन तोड़ने पे किसी को सजा नहीं हुई। तो वो समझ ले, फिर कौमी खजाना हो आइन हो, ऐसे करके तोड़ने कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। बादाम से नहीं टूटता, वो पार्लियामेंट तोड़ देते थे किसी दौर में। तो अच्छा, अब वो 1200 करोड़ की एक हो गई। साथ ही राना सनाउल्लाह साहब ने एक नई कहानी सुनाई। उन्होंने कहा 3,500 अरब रुपए जो हैं ये तो पीपल्स पार्टी ने चोरी किए। अब दूसरी एफआईआर का मतन सुन लिया ना कि 3,500 रुपए एक जमात जो सिंध की हुक्मरान है, उसने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और पता नहीं किस किस मद में जीते। और फिर राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो पैसे डब कर दिए गए हैं दुबई में। अब यहां रुक जाए, एक बड़ी काम की बात आपको बताता हूं। आपको याद है, अब से कुछ साल पहले या 8-9 माह पहले वजीर दाखिला ने एक जगह गुफ्तगू करते हुए कहा था कि $100 अरब के करीब पैसे 4-5 सालों में, पिछले 10 सालों में दुबई गए। ओए हो सारा ना, कैसी बात यार तुझे याद आई है। याद करें कि उन्होंने कहा था राना सनाउल्लाह की बात, और वो बात आप जरा मिला के अपने एक साइड पे रख लें कि 350 अरब रुपए जो है पाकिस्तान से गए हैं बाहर। अच्छा, दूसरी तरफ करप्शन पंजाब की मैंने आपको बता दी। तीसरी तरफ जो चीज़ हुई वो ये कि इन सियासतदानों ने आपस में इतना माहौल ख़राब किया। एक पीपल्स पार्टी और नून लीग बच गए थे, जड़े आपस में अच्छे बहन भाइयों की तरह रहते थे, उन्हें देश भी बंटवारा शुरू हो गया। वो जब बीच चौक में हांडी फूटी तो उनका तू तो चोर है सब तो बड़ा, और तू तो सारे पाकिस्तान का मैंडेट चोरी करके खा लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने मैंडेट चोरी नहीं किया, उन्होंने कहा हाँ हमने किया है, तो तेरा भाभी तो उसे तो मैंडेट तो सदर बने। अब ये तीसरी एफआईआर हो गई कि ये सिस्टम, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है फारिग हो गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या होना शुरू हुआ कि जी एमक्यूएम ने एक रोला डाल दिया कि जनाब अली अगर हमारी बात ना मानी तो हम सड़कों पे आ जाएंगे। जमात इस्लामी सड़कों पे आ गई, कल उसने पाकिस्तान भर में जो है मुजाहरे करके वो कर दिए। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब मैदान में आ गए। अब ये सारी खिचड़ी जब पकी तो वैसा लगा कि ये सिस्टम फिजिबल ही नहीं रहा, इसमें तो जितने मर्जी 1,000 अरब रुपए को उठा के ले जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर अब क्या कहते हैं, 3,000 अरब रुपए, 300 अरब रुपए का तो ऑडिटर जनरल ने कहा कि जी जो ये महकमे हैं इनके अंदर बेजाब्तगियां हैं। फिर इसी बात को ये रखे, फिर वजीर दाखिला का जुमला सुन लें। वजीर दाखिला ने कहा जी तमाम महकमों के ना एक थर्ड पार्टी ऑडिट करा लेनी चाहिए। यानी वो वाली जो बात ऑडिटर जनरल की थी, और ये मिला के आपको समझ आ गया कि ये लूट मार का जो निजाम है, जिसमें अन्नी पाई हुई है, जिसके पास जितनी ताकत है उसने उतनी अन्नी पाई हुई है, और इस मुल्क को लूट लूट के, ऐसे नाखूनों से लूट लूट के, ये अब आलम ये हो गया कि पाकिस्तान के पास कर्जों की अदायगी तो दूर की बात है, सूद की अदायगी के पैसे नहीं है। हम कभी चीन से कहते हैं पैसे पैसे रोल ओवर कर दो, कभी हम सऊदी अरब से कहते हैं। अब एक माहौल बन गया। अब इस माहौल में क्या होना है, इस माहौल में पहले मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले अगर किसी शख्स की छुट्टी होगी तो वो आसिफ जरदारी होंगे। मेरी तजजिया है भाई, मेरे पर खबर शबर कोई नहीं है, मैं एक तजजिया कर रहा हूँ कि उनकी सेहत भी ठीक नहीं है, काफ़ी दिनों से वो इस तरह एक्टिव भी नहीं है, और हो सकता है कि आगाज़ ये हो कि आसिफ अली जरदारी की छुट्टी से आगाज़ हो। तजजिया मेरा भाई, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं को खबर नहीं है ना ही मैं कोई दावा कर रहा हूँ, मेरा एक तजजिया है। और हो सकता है उन्हें ये बता भी दिया गया हो, और हो सकता है उन्हें ये भी कह दिया गया हो कि जो अगला सेटअप आएगा उसमें चाहे आप माइनस होंगे, लेकिन आपके बिलावल को शायद कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी उनकी सीवी पे मिल जाए, और पीपल्स पार्टी को। लेकिन अब पीपल्स पार्टी के सांप के मुंह में छछूंदर वाली बात है, निगलते हैं तब भी और थूकते हैं तब भी। क्योंकि जो मोहम्मद मालिक साहब ने बताया है, वो कहते हैं, मालिक साहब जनाब अली भाई ये इसमें वो निकाल के देना, मेरा जो फोल्डर है यही है। अच्छा, मालिक साहब कहते हैं, मैं अब आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि मोहम्मद मालिक साहब आपको माशाल्लाह आप बड़े नामवर एंकर है। अगर मैं ऐनक लगा लूँ तो मैं ऐसा लगता है कि मैं सेहतमंद मोहम्मद मालिक हूँ। वो कहते हैं मुल्क में अब 15 से 18 सूबे बनने जा रहे हैं, फैसला कर लिया गया है, बंदरगाह का इलाका विफाकी हुकूमत के मातहत आएगा। यानी कि कराची का एक पट्टी ग्वादर तक जो जाएगी वो विफाकी हुकूमत के मातहत आएगी। अब विफाकी हुकूमत कौन है ये मैं नहीं कह रहा, बस विफाकी हुकूमत के अंडर आ जाएगी। उन्होंने अपने एक में कहा कि अब सर्वाइव नहीं करेगा। उन्होंने कहा जी छोटे सूबे होने चाहिए, मुल्क अब सर्वाइव नहीं करेगा। ये ऊपर वे जो बैठे हुए लोग हैं उन्होंने कहा जी 1200 करोड़ के तैयार लिए जाते हैं, फिर ये होता है ये होता है। अब असल बात की तरफ मैं आता हूँ। अच्छा, मोहम्मद मालिक ने कहा कि लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम में नहीं जाएगा। उन्होंने कहा ये जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं ना, उन्होंने साफ कह दिया कि हमें ये चक्कर ना दें यार,
लोकल गवर्नमेंट बनाएंगे, वही गवर्नमेंट आपकी होगी, उन्हीं लोगों को मुंतखब करा देंगे। सूबाई हुकूमत फैसले करेगी कि जनाब अली इसका इंतखाबी तरीक़ेकार क्या होगा, वो जो काबीना बनेगी उनका वो कैसे अपने उसको मुंतखब करेंगे। ये सारी चक्करबाजियाँ हमसे ना करें, छोटे सूबे ही बनने हैं और फेडरल टेरिटरीज पोर्ट्स के करीब इनका दायरा वसी करने में बात सुन रहा हूँ। यानी कि जो विफाक का कंट्रोल है ना, जो अभी तो इस्लामाबाद पे ही है, अब मुख्तलिफ जगहों पे विफाक का कंट्रोल आ जाएगा। विफाक समझते हैं ना, विफाक जो मैं कह रहा हूँ, ग्वादर तक कराची की एक पट्टी जाएगी, फिर यहाँ से क्या नाम है पंजाब से एक इलाका है वो जाएगा, केपी में केपी के उन्होंने तो बाकायदा कल करारदाद भी मंजूर किया। उन्हें बताया गया कि पसनी और कौन कौन से इलाके जो है मिला के एक सूबा बनाया जाएगा जो विफाक कंट्रोल करेगा, यानी हर जगह पे विफाक का कंट्रोल आ जाएगा। अच्छा जी, वस्ती पंजाब भी हो सकता है, और साउथ पंजाब का सूबा बन सकता है, वस्ती पंजाब का सूबा बन सकता है, जनूबी पंजाब भी हो सकता है। इसी तरह पंजाब में साउथ वेस्ट नॉर्थ सूबे बन सकते हैं, सिंध में भी इसी तरह हो सकता है। लो जी, मैंने आपको खबर सुना दी कि जनाब ये मोहम्मद मालिक साहब का कहना है कि सूबे बनने बनने पंजाब में नॉर्थ वेस्ट साउथ इस तरह करके, और हज़ारा और सराइकी और जनूबी पंजाब ये होगा, सिंध में भी। मैंने आपको बता दिया, और खेल गया मुक गया, पैसा गया मुक, खेल गया मुक गया। जिसने जो पैसा कमाया है वो अब अपने पास संभाल के रखे, क्योंकि अब एहतसाब के नाम पे एक नया फेज़ शुरू होने जा रहा है। अच्छा जी, आज एक मुझे ट्वीट नज़र आई, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट थी। उस ट्वीट में शाकिर अवान साहब की ट्वीट थी शायद, और ज़हीम लगारी के हवाले से थी, या दोनों में से किसी की थी, या दोनों की थी, या किसी एक की थी। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब का पैगाम बुशरा बीबी के ज़रिए बाहर आया। बुशरा बीबी ने ये पैगाम अपनी बेटी को दिया है। वो बेटी ने ये पैगाम जो है ये जाके दिया है इमरान खान की बहनों को, कि इमरान खान कहते हैं कि मेरी हालत सेहत ठीक नहीं है, मेरा बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरे हाथों का राशा बढ़ रहा है, और खुदा का वास्ता है ये पीटीआई की लीडरशिप मेरी सेहत के हवाले से सियासत करने से बाज आ जाए। ये बहुत बड़ा मैसेज है जो एक अरसे बाद इमरान खान का जेल से बाहर आया है। अब इस बात को अगर सामने रखें तो इससे ज़्यादा दुख और तकलीफ़ की बात नहीं हो सकती कि वो इमरान खान जिस पर एक दुनिया कुर्बान होती है, आज वो अपनों के हाथों जेल के अंदर कितना बेबस हुआ है। उसने जिसके ऊपर भी तकिया किया उसने ही, उसी पत्ते ने हवा दी उसे। उसने खटक को वज़ीर आला बनाया, उसने दगा दिया। उसने महमूद को वज़ीर आला बनाया, उसने दगा दिया। उसने गंडापुर को बनाया, गंडापुर के ऊपर ठप्पा लग गया। अब उसने इश्क़ इमरान में सुहेल आफरीदी को बनाया, सुहेल आफरीदी पे ठप्पा लग गया। जहांगीर तरीन, अलीम खान, वो क्या नाम है भाई उस आदमी का जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे, ओन चौधरी जैसे। इमरान खान ने किस पे ट्रस्ट नहीं किया मुझे बताएं। और इमरान खान के साथ जो हुआ वो ढकी छुपी बात है यार। आज वो जेल से ये कह रहा है कि मेरी सेहत पे सियासत ना करें, और ये इन जुमले के अंदर, अब मैं इमरान की बेबसी तो नहीं कहूँगा, बेबस वो शख्स होता है जिसे नजर आए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। वो चाहे आज डील कर ले, वो चाहे तो आज बाहर जा सकता है, बेबस वो नहीं है। वो बेबस होता तो अब तक शिकस्त मान चुका होता, शिकस्त मानने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये कि वो बेबस नहीं है, उसे अपनी लीडरशिप पे बड़ा दुख है। यही खौफ इन लीडरशिप को है कि जदों इमरान खान बाहर आया उन्हें ला लेनी अपनी पिशावरी जुती, और 99 पे जाके फिर भूल जाना उसने। ये इन लोगों को खौफ है, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि ये चाहते ही नहीं कि इमरान खान साहब जो है ना वो किसी तरह बाहर आए, और वो बाहर आके अपने मामलात को जो है ना वो संभाले। अच्छा जी, सेशन कोर्ट में आज अटॉर्नी जनरल के घर पे जो छापा मारा गया था पुलिस ने, उसमें जो 5 मुलजिमान हैं जिनमें एक औरत भी शामिल है, और सीरत तारिक उन खातून का पुलिस का नाम है, और 4 जो बाकी लोग हैं उनके को पुलिस को उन्होंने 12 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया है। दूसरी जानिब यासिर शामी ने फिर एक छक्का मारा है। आपको याद है यासिर शामी वो सहाफ़ी था जिसने रज़ा डार वाले इशू के अंदर सारी गेम उल्टा दी थी, और वो एक ऐसी वीडियो सामने ले आया था जिस वीडियो के बाद इन लोगों के पास मुंह छुपाने को जगह नहीं मिल रही थी, और इनकी गेम ही सारी उल्ट गई थी। ये कहते थे जी हमारी पुलिस ने जाकर ट्रेस किया और हमने यूँ किया और रास्ते में थे। ये वो वीडियो ले आया उसमें जिसमें उसने दिखाया कि ये देखिए ये तो पुलिस, ये तो गाड़ी में से छलांगे मार रही है गैर मुल्की खवातीन, और फिर ये फला जगह जाके रुकी हैं, फला जगह से हुआ है। वो मैंने तब भी आपसे कहा था कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, और आज वो अपने यासिर शामी ने एक वीडियो और दिखा दी है। ये वीडियो भाई दिखाइएगा ज़रा लोगों को, जिसमें वो जो 2 खवातीन हैं जिनको कहा जाता है कि तशद्दुद करके पुलिस वालों ने मारा, उनकी गिरफ्तारी या उनकी मौत से चंद लम्हों पहले की ये वीडियो है जो आप देखें, और उसमें वो गुफ्तगू कर रही है, उनकी वीडियो बनाई जा रही है, और वो खातून औरत कह रही है कि ये बंदा जड़ा वीडियो बना रहे ये भी हमारा हिस्सा है। लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो मेरा ख्याल आई कोई नहीं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि कितना तशद्दुद हुआ और वो तशद्दुद से कैसे मरी। लेकिन पंजाब इस वक्त प्रैक्टिकली एक पुलिस स्टेट बन चुका है। वो बच्ची, माजूर बच्ची जिसके साथ ज्यादती हुई, वहां पे 2 पुलिस वाले सिर्फ ये देखने के लिए बैठे हुए कि इनसे कौन कौन राब्ता करता है, और उन्हें डराने के लिए हर वेले जो बाहर निकलते हैं सामने 2 बैठे होंगे, वो फिर नजर तरा निकलता, वो फिर जाके बैठ जाती है।
पंजाब इस वक्त कंप्लीटली एक पुलिस स्टेट में बदल चुका है। अब मुझे नहीं पता कि ये एफआईआर भी वो इनके खिलाफ जारी है। जो लोग कहते हैं ना निजाम नकारा हो गया, कहते हैं जी 1200 करोड़ का तैयारा, 3000 अरब रुपए पाकिस्तान से बाहर दुबई जाना, 100 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर जाना, फिर उसके बाद हजारों अरब रुपए का महकमों में